Good morning once again, dear student. As in previous video, we were discuss about the primitive subsistence farming, how the primitive subsistence farming are practiced. So, in that we are studied that mostly the primitive subsistence farming use these type of tools, and they depend mostly on monsoon and natural fertility of the soil and environmental condition. How they are depend, we are studied and we are explained that in a previous video. So in this video we are discuss about slash and burn agriculture. की what is slash and burn agriculture, होता क्या है। पहले ही वीडियो में आप लोगों को हमने बोला कि आप लोग एक बार जब भी वीडियो देखोगे तो प्रीवियस वीडियो को जरूर एक बार देख के ये जो करंट वीडियो है उसको देख लेना, क्योंकि प्रीवियस वीडियो से हमें उस करंट जो वीडियो पढ़ रहा है उसकी थोड़ा बहुत रिवीजन हमें पढ़ लेते हैं ताकि हम समझने में बहुत इजी हो जाता है लोगों को। सो इस वीडियो में हम आप लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है, जिसके अलग अलग नाम अलग अलग देशों में रखा गया है। इंडिया में भी अलग अलग नाम रखे हुए हैं अलग अलग जगहों पे, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी अपने हिसाब से नाम दिया जाता था उन्हें। लाइक जैसे कि जूमिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। हमने आप लोगों को बोला था कि कैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन और कैसे खासकर जूमिंग कल्टीवेशन को आप लोगों को 9th क्लास में भी बताया था, वो तो अभी भी आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली चीज ये तो कि ये ट्राइबल सोसाइटी ज्यादातर खासकर इन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हो, जूमिंग कल्टीवेशन हो, इन चीजों की प्रैक्टिस बहुत करते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी ट्राइबल सोसाइटी, क्योंकि ज्यादातर जो ट्राइबल सोसाइटी है वो रहते हैं जंगलों में, यानी दे आर लिविंग इन अ फॉरेस्टेड एरिया। मोस्टली ट्राइबल सोसाइटी फॉरेस्टेड एरिया में रहते हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट में। तो वो लोग क्या करते हैं कि उन लोगों के पास एग्रीकल्चर के लिए लैंड अवेलेबिलिटी इतना नहीं होता, तो दूसरा खासकर फर्टिलिटी को भी देखकर वो लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या जूमिंग कल्टीवेशन जिन्हें हम कहा जाता है, बिरसा मुंडा के टाइम पे, जो आप लोगों ने 8th क्लास में हिस्ट्री में बिरसा मुंडा का नाम सुना था, उस टाइम पे भी ट्राइबल सोसाइटी जूमिंग कल्टीवेशन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती थी। ठीक है, तो जूमिंग कल्टीवेशन फॉर एग्जांपल दिस इज अ फॉरेस्टेड एरिया, कि कहीं जगह बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्टेड एरिया है जिनमें आप लोगों को अलग अलग ट्राइबल सोसाइटी देखने को मिलता है। तो वो ट्राइबल सोसाइटी क्या करते हैं कि सबसे पहले उन सारे एग्रीकल्चर में से आधा पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर को नॉट बाय रूट से नहीं, रूट से थोड़ा ऊपर स्टेम से उस पूरे जंगल को काट देते हैं। ठीक है, कटिंग द ट्रीज, इनको काट देते हैं। काटने के बाद they are totally complete the cutting the forested and burn the trees। फिर इसके बाद उसी ट्री को उसी जगह पे ही जला देते हैं। burn the tree at a same places जहां पे उन्होंने काटा है, और जलाने के बाद उसका जो राख है उसी मिट्टी के अंदर रह जाता है, एंड दैट लैंड बोलो चाहे सॉइल बोलो उसी जगह पे रह जाता है। तो उस लैंड की फर्टिलिटी क्यों बढ़ती है ये देखें आप लोग। रीजन ये कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांटेशन जब हम उन्हें जला देते हैं तो उनकी न्यूट्रिएंट्स उसी के साथ रह जाते हैं, उनकी राख के अंदर भी रह जाता है, तो जिसकी वजह से वो सॉइल की फर्टिलिटी को और ज्यादा रिच करा देते हैं। ठीक है, फिर वो सारे खासकर ट्राइबल सोसाइटी उन्हीं जगहों पे एग्रीकल्चर कराना शुरू कर देते हैं, यानी डिफरेंट क्रॉप्स को उगाना शुरू कर देते हैं, और वो क्रॉप्स होता भी बहुत अच्छे होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि जो ही उन्होंने पल्किंग किया, वहां पे पल्किंग करने के बाद 2-3 महीने के बाद जब हार्वेस्टिंग हो जाता है, 3-4 महीने के बाद हार्वेस्टिंग होने के बाद वो पूरा बंजर जमीन की तरह दिखता है। जब उन्होंने पूरी तरह काट लिया वहां पे क्रॉप्स को, सभी फसल को वहां से काट लेने के बाद तो क्या हो जाता है कि पूरी तरह वो क्रॉप यहाँ से वो सॉइल जो है यहाँ से पूरी तरह खत्म हो जाता है, वो एक बर्न लैंड की तरह बनता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे बर्न लैंड बैरन लैंड की तरह होता है, यानी एक खासकर बंजर जमीन हम बोले। फिर इसके बाद धीरे धीरे वो सॉइल अपनी फर्टिलिटी गवा देते हैं। ठीक है, फर्टिलिटी गवा देते हैं, दे लूज देयर फर्टिलिटी।
ठीक है, वो अपनी फर्टिलिटी गवा देते हैं। अब वो क्या करेंगे कि जहां फर्टिलिटी नहीं है, अब उन्होंने ट्री को भी काट लिया गया है, तो वो क्या करेंगे कि उस पोर्शन को छोड़कर दूसरे जंगल की भाग में चले जाते हैं, जहां पे वो लोग अलग तरीके के क्रॉप्स को उगा सकते हैं, अलग तरीके के स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो इस जगह को लगभग उन्हें 1 साल के लिए छोड़ना पड़े या 2 साल के लिए छोड़ना पड़े या 3 साल के लिए छोड़ना पड़े, दे जस्ट मूव ऑन टू द अनदर प्लेसेस। This is known as the shifting cultivation। ये शिफ्ट किया जाता है, इसीलिए वो लोग एक दूसरे से दूसरी जगह चला जाता है, they move from one place to the another place। So this agriculture is known as जूमिंग कल्टीवेशन कहो, ये नाम दिया है ट्राइबल सोसाइटी ने, एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिन्हें हम कहा जाता है, और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। सेम चीजें ये दूसरी जगह पे भी जाके यही लोग, यही ट्राइबल सोसाइटी जो जूमिंग कल्टीवेशन या जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन्होंने यहाँ प्रैक्टिस किया, दूसरे जगह पे भी प्रैक्टिस करने के बाद इन्हें लगा कि इस जगह का जो सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ा और बढ़ गया, या यहाँ पे प्लांटेशन ग्रो किया गया है, क्योंकि और वो लोग वापस आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी फॉरेस्टेड एरिया में क्या होता है कि प्लांटेशन बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो होता है, क्योंकि ज्यादातर फॉरेस्ट कवर एरिया हमें ट्रॉपिकल एरिया में बहुत देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल एरिया जहां की मॉनसून की रेट, खासकर रेनफॉल की रेट बहुत ज्यादा हो, और जहां की हॉट जो खासकर टेम्परेचर जिन्हें हम बोला जाए तो वो गर्म मौसम होता है, इसीलिए वहां की ट्री एकदम से क्या हो जाता है, उग जाते हैं और एकदम से ग्रो अप कर पाता है। So this is the slash and burn agriculture। So these all the explanation about the introductory part of agriculture and the type of farming। So we explained the one type of farming, primitive subsistence farming। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता तो आप लोग वीडियो को एक बार देख लें, बार बार आप लोग वीडियो को देख लें, जहां आप लोगों को नहीं आता वहां रिवाइज करके देख लें, और फिर भी आप लोगों को कुछ चीज क्लियरिटी नहीं होता तो आप लोग डायरेक्टली हमें पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकता है। थैंक यू सो मच।